कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की संपत्ति भी वक्फ में दे दोगे, अकबर की संपत्ति भी वक्फ में दे दोगे, औरंगजेब के समय की संपत्ति भी वक्फ में दे दोगे, फिर 10,40,000 किलोमीटर का पाकिस्तान क्यों? आज वक्फ बोर्ड 2013, आज का वक्फ बोर्ड 1995, 1954 वाला वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है? 1954 वक्फ बोर्ड का मतलब है भारत सरकार। लोग जो हिंदुस्तान में आए वो वहां हजारों एकड़ जमीन वहां छोड़कर आए, वो किसकी हो गई? सरकार को एक संपदा विभाग बनाना था, उसने वक्फ बोर्ड बनाया, उसका नाम वक्फ बोर्ड रखा, और जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ उसमें मुसलमानों को ही रख दिया। सवाल इसका यह है कि अब हम 25 करोड़ हैं, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था, हिंदुस्तान को फतेह करने के लिए जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था, अब हमारी आबादी हो गई है, सारा हिंदुस्तान हमारा है, तुम वक्फ की इतनी सी संपत्तियां कैसे वापस ले सकते हो? हम तो पूरा हिंदुस्तान लेने के लिए बैठे हैं। नमस्कार, हमें शुरुआत से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये बताइए, कितने शोर में जो हुआ है वक्फ कानून, वक्फ क्यों है, क्यों बना, कब आया वक्फ इस देश में? देखिए, सबसे पहले वक्फ एक्ट 1954 आया, नेहरू जी ने उसको बनाया था, सरकार ने बनाया था। 1954 के कानून के आने का कारण ये था कि पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन के समय पर आबादी इधर से उधर गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी थी, जो लोग यहाँ से गए उनकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी थी, जो लोग वहाँ से आए उनकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी थी, तो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी को तो हम सेटलमेंट कर रहे थे कस्टोडियन के थ्रू, लेकिन जो सार्वजनिक संपत्ति थी उसका क्या? इमामबाड़े थे, ईदगाह थे, कहीं ताजिया रखे जाते होंगे वो स्थान होगा, कहीं नमाज पढ़ी जाती होगी वो स्थान होगा, कहीं कब्रें गड़ाई जाती होंगी वो स्थान होगा। तमाम तरह के धार्मिक स्ट्रक्चर भारत में रहे होंगे, और उधर पाकिस्तान में भी ऐसे ही स्ट्रक्चर होंगे, ट्रस्टें होंगी, मंदिर होंगे, गुरुद्वारे होंगे, गौशालाएं होंगी, तालाब होंगे, वन विहार होंगे, जो कि सार्वजनिक धार्मिक स्ट्रक्चर रहे होंगे। तो हम बात कर रहे हैं सार्वजनिक धार्मिक स्ट्रक्चरों की, जो इधर भी थे और उधर भी थे। अब सार्वजनिक धार्मिक स्ट्रक्चर जब आबादी पूरी इधर की उधर चली गई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि आबादी रोक ली गई, रोक ली गई ये डिस्क्रिशन था, जानी है ये कानून है। आबादी का पूरा इधर से उधर और उधर से इधर आना है, ये कानून है। अगर 1950 का समझौता नहीं हुआ होता, नेहरू लियाकत अली, तो सारी संपत्ति यहां पर जो बची है वो उसको कौन मैनेज करता, और उधर जो संपत्ति छूट गई उसको कौन मैनेज करेगा? क्योंकि ये तो लाखों एकड़ जमीन है ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो जमीन छोटी सी थी उसका कुछ कर लेगी सरकार। लाखों एकड़ जमीन है, इस जमीन को मैनेज कौन करेगा? इसके लिए इन जमीनों को स्ट्रक्चरल मैनेज करने के लिए एक बोर्ड की आवश्यकता थी, एक इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता थी, या संपत्ति विभाग की आवश्यकता थी, कुछ भी एक इंस्टीट्यूशन चाहिए था जो उसको मैनेज करता। या फिर कलेक्टर को पूरी पावर दे दी गई हो कि भाई जितनी जमीनें खाली पड़ी हैं कलेक्टर उसको सरकारी घोषित कर दे, राज्य की संपत्ति घोषित कर दे। तो उधर पाकिस्तान ने अपने पास एक कानून पास किया जिसको कहा इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी एक्ट। मैं फिर से कहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी एक्ट, यानी कि जो लोग वहां से यहां आए उनकी जो जमीन छूटी वो जमीन पाकिस्तान सरकार की हो गई। पाकिस्तान सरकार कैसे मैनेज करे, तो उसने इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी एक्ट बना दिया, और उस एक्ट के तहत एक बोर्ड बना दिया। उस बोर्ड का नाम आज भी जीवित है, वो उस बोर्ड का नाम है इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड। ठीक है, अब भारत में आ जाइए। भारत में ये संपत्तियां छूटी तो इसके लिए भी एक बोर्ड बनाना था, और अच्छा होता अगर हम इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड बनाते जैसा पाकिस्तान ने बनाया। उस बोर्ड का काम होता कि जो लोग यहां से चले गए वो संपत्तियां, जो यहां सार्वजनिक संपत्तियां थी, वो सारी संपत्तियों को मैनेज करना है, राष्ट्र के लिए इस्तेमाल करना है, मैनेज करना है। जो यहां से गए उनके लिए हमने कस्टोडियन ऑफ इवेक्यू प्रॉपर्टी बिठाया,
एक अथॉरिटी बंबई में उसका हेडक्वार्टर बनाया था, अभी दिल्ली में भी है और कई जगह पर उसके रीजनल हेडक्वार्टर हैं। तो कस्टोडियन ऑफ इवेक्यू प्रॉपर्टी को हमने केवल वो प्रॉपर्टियां दी जो व्यक्तिगत लोगों की प्रॉपर्टियां थी, और उधर भी वही देनी थी, लेकिन उन्होंने सारी संपत्तियां दे दी। हमने केवल इवेक्यू का कस्टोडियन वो वाली प्रॉपर्टियां जो यहां व्यक्तिगत हैं उनको उसको दे दिया। लेकिन अभी सार्वजनिक संपत्तियां दोनों तरफ हैं, गुरुद्वारे भी उधर हैं, मंदिर भी उधर हैं। उनके लिए एक और समझौता हुआ 1955 में। इस समझौते को मिर्जा पंत समझौता कहते हैं या पंत मिर्जा समझौता कहते हैं। पंत मिर्जा समझौता अगर उठाकर देखेंगे तो एक 8-10 संपत्तियां यहां पर और 8-10 संपत्तियां वहां पर, ये सरकारों ने तय किया कि ये माइनॉरिटी के लिए वहां और यहां संरक्षित रखी जाएंगी। बड़े ध्यान से फिर से सुनिए, मिर्जा पंत समझौते में वहां पर गुरुद्वारे, जैसे ये करतारपुर को जो गुरुद्वारा है और दूसरे गुरुद्वारे हैं, वो हिंगलाज देवी का मंदिर है और कुछ मंदिर हैं, ये भारत सरकार ने कहा कि हिंदुओं की मान्यता वहां पर है, चूंकि हिंदू वहां माइनॉरिटी है, इसलिए माइनॉरिटी की प्रॉपर्टियों के संरक्षण करने के लिए हम तुम समझौता कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टियां संरक्षित माइनॉरिटी के लिए करिए, ये हमारा आपसे आग्रह है, ये हमारा आपका समझौता है। ये हमने वहां की प्रॉपर्टियों के लिए कहा। वैसे ही यहां पर कुछ प्रॉपर्टियां, जैसे निजामुद्दीन है, जैसे अजमेर है, ऐसी कुछ संपत्तियों के संरक्षण के लिए बाकायदा समझौते में लिखा गया कि यहां जो माइनॉरिटी रहेगी उसकी ये रिलीजियस महत्व की संपत्तियां हैं, इन संपत्तियों को भारत सरकार संरक्षित रखेगी। क्यों ऐसा समझौता करना पड़ा 1955 में? इसलिए समझौता करना पड़ा क्योंकि जब पार्टीशन हो गया तो कंट्री सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब है सारी संपत्तियां उसकी हैं, चाहे वो पब्लिक पर्पस की हो, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टियां हो, चाहे ट्रस्ट हो, जो भी है वो भारत सरकार है, और उधर जो भी है वो पाकिस्तान सरकार है। अब भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार है तो भारत सरकार ये सब तोड़ देगी, पाकिस्तान सरकार सब तोड़ देगी। तो हमने समझौता करके ये तय किया कि ये संपत्तियां हमारे रिलीजियस महत्व की हैं, इन संपत्तियों का संरक्षण आपको करना होगा, ये हमारा तुम्हारा एग्रीमेंट है। उतनी संपत्तियों को संरक्षित माइनॉरिटी के लिए रखने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, लेकिन बाकी जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं वो सब दोनों सरकारों की संपत्तियां हैं। अब एक सवाल पैदा होता है और वो ये पैदा होता है कि फिर इवेक्यू ट्रस्ट के लिए ये बोर्ड क्यों बिठा दिया? सरकार थी तो सरकार कर सकती थी। वो इसलिए बिठाया क्योंकि यहां से जो लोग गए उनको वहां कितनी संपत्ति दी जाए, इसका इवेल्युएशन कस्टोडियन ऑफ इवेक्यू प्रॉपर्टी करके बताएगा, और वहां से जो लोग आए उनको यहां कितनी संपत्ति दी जाए, इसका कैलकुलेशन इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड बताएगा। लेकिन जो आपने जो बताया उससे तो ऐसा लग रहा है कि पार्टीशन हुआ, उसके रिजल्ट में वक्फ बोर्ड आया। नहीं, उसके रिजल्ट में वक्फ बोर्ड नहीं आया। उसके रिजल्ट, अगर वो नहीं होता तो क्या वक्फ बोर्ड नहीं होता? उससे पहले भी तो कोई मैकेनिज्म हुआ भाई। उससे पहले 1954 से पहले वक्फ बोर्ड कहां है? भारत में, यूनाइटेड इंडिया में, या मैं कहूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई वक्फ बोर्ड नहीं है। अंग्रेजी शासन में, मुगल शासन के दौरान कोई वक्फ बोर्ड जैसा बोर्ड भारत में नहीं। लेकिन वक्फ जो है वो इस्लामिक ट्रेडिशन का हिस्सा है, यानी इससे पहले वक्फ होता होगा तो मुस्लिम जो है वो दान देते हैं अपने मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए। उस वक्त क्या मैकेनिज्म था? वक्फ होना और वक्फ बोर्ड होना ये दो अलग अलग बातें हैं। वक्फ का मतलब आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, वक्फ बोर्ड एक संस्था की बात कर रहे हैं। अब प्रॉपर्टी, अंग्रेजों के समय पर वक्फ को कोई मैकेनिज्म नहीं थी, तब अंग्रेजों ने सबसे पहले 1913 में एक कानून पास किया। उस कानून को कहा जाता था वक्फ वैलिडेशन एक्ट 1913। वक्फ वैलिडेशन एक्ट मतलब हम वक्फ को स्वीकार करते हैं, ये वैलिड लीगल इंटाइटी है। क्योंकि है क्या, अंग्रेजी विधि में प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर होगी, किसी के नाम चढ़ेगी तो वो लीगल इंटाइटी होना चाहिए। किसके नाम चढ़ेगी? तो जब वक्फ लीगल इंटाइटी नहीं है तो उसके नाम कैसे चढ़ जाएगी? तो वो प्रॉपर्टी तो खाना बदोश की रहेगी, सरकार की संपत्ति रहेगी। इसलिए उस समय उन्होंने वक्फ को वैलिडिटी देते हुए उसको लीगल पर्सनालिटी घोषित किया।
मंदिर लीगल पर्सनैलिटी होता है, क्यों? क्योंकि उसमें भगवान बैठे होते हैं। भगवान जहां पर बैठे हैं वो उनकी कस्टोडी में होता है। एक कस्टोडियन हम बैठाते हैं, सेवक बैठाते हैं। मंदिर का पुजारी है तो पुजारी भगवान के नाम से, जैसे राम मंदिर का केस आया तो हमने वो रामलला के नाम से किया, यानी कि भगवान बैठे हैं, भगवान को लीगल पर्सनालिटी मानते हैं क्योंकि भगवान वहां विराजमान है। लेकिन जो इस्लामिक स्ट्रक्चर है उसमें अल्लाह विराजमान नहीं है। इसलिए 1913 में एक कानून लाना पड़ा, वक्फ वैलिडेशन एक्ट, यानी कि सरकार ने वक्फ को लीगल एंटिटी माना और कहा कि यह संपत्ति अलग से हो सकती है। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को अगर वक्फ कैद करता है तो वक्फ भी लीगल एंटिटी होगा, उसके नाम संपत्ति ट्रांसफर हो सकती है। तो पार्टीशन होने के बाद नेहरू ने सिर्फ इतना किया कि भाई इस पर एक बोर्ड बना दिया, लेकिन ये इक्वलेंस कितना जायज है कि पाकिस्तान में भी बनाया जी, इंडिया में बना है, लेकिन यहाँ तो एक बड़ी आबादी, मुस्लिम आबादी थी जिसने यहाँ देश में रहना चुना, भारत को चुना, और वो उस आबादी के लिए सरकार का नियंत्रण कितना, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसको इस्तेमाल करने के लिए आबादी है तो फिर उसमें सरकार का नियंत्रण कितना ज्यादा हो। इसको ऐसे मत समझिए। नेहरू लियाकत समझौता न हुआ होता तो यहां मुसलमान होता क्या? सवाल यह है, क्योंकि 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के बाद मुसलमान रुकना था क्या? यहां हिंदू रुकना था क्या? वहां पूरी आबादी को ट्रांसफर होना है, तो यह सवाल ही नहीं पैदा होता। यह तो नेहरू लियाकत समझौते की वजह से चॉइस मिली। आपके पास चॉइस कहां है भाई? हम दो भाइयों का बंटवारा हो गया, मेरे पास चॉइस कहां है? बंटवारा हो गया, जमीन मिल गई। उससे पहले संविधान बन चुका था भैया। मेरी बात समझो, संविधान बन चुका था, संविधान में प्रावधान इस बात के रखे गए थे कि आप पूरी आबादी की पार्टिकुलर डेट है, इस डेट से पहले इधर की उधर डालेंगे। वो तो केवल एक्सटेंशन ऑफ टाइम था। ऐसी डिबेट तो कभी सुनने को नहीं मिली। नहीं, आप पढ़कर देखिए, आप उसको पटिशन पढ़कर देखिए ना। तो भारत को दो हिस्सों में डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान बना, ये तो सच है। डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान बना किस लिए? ये जो 10,40,000 किलोमीटर आपने जमीन दी, जिसमें दो देश बने आज की तारीख के, ये जमीन किस मद में दी थी आपने? किस बात के लिए दी थी? किस कंसिडरेशन के लिए दी थी? इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए। तो भैया इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए तो बिना आबादी के लिए इस्लामिक राष्ट्र कैसे बनेगा? नहीं तो उसमें एक कंडीशन थी क्या कि हर एक मुस्लिम को तय करना है जाना? नहीं, किसी को तय नहीं करना। उनके लीडरान ने तय किया, जब भारत से अंग्रेजों को जाना है तो दो देशों में, मुसलमान एक देश में शिफ्ट होंगे, हिंदू एक देश में शिफ्ट होंगे और वो चले जाएंगे। अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानेंगे तो इजराइल को आप मान ही नहीं सकते, क्योंकि अंग्रेज वहां से गया तो वो इजराइल बना कर गया ना। इजराइल में यहूदी बसा कर गया, सब जो स्कैटर्ड था चारों ओर का, आज उनका देश है। पाकिस्तान बनाया कि भाई मुसलमान पाकिस्तान में रहेगा। तो पार्टीशन हुआ ही इस बात के लिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम आबादी है वो हिंदू के साथ नहीं रह सकती। चले आपने अभी कल का बयान सुना है उनके आर्मी चीफ का? उसने कहा हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए पाकिस्तान बना था। कल उसने दोहराया, उसने कहा पाकिस्तान बना इसलिए क्योंकि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते थे, तो उसकी जड़ों में जाना चाहिए। फिर उसने यह भी कहा कि देखिए दो ही राष्ट्र कलमा के आधार पर बने हैं, मदीना, और एक मदीना बना है जो पैगंबर ने बनाया था, और एक पाकिस्तान बनाया जो कायदे आजम ने बनाया था। तो पाकिस्तान जो बना वो बना ही मुसलमानों को वहां रखने के लिए था। इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947 में कोई दोहराए नहीं है कि हिंदू आबादी यहां आएगी और मुस्लिम आबादी वहां जाएगी, कोई डिस्प्यूट नहीं है। और आबादी जा रही थी, कौन अपने मन से जाता है? आबादी तो जा ही रही थी, वहां की यहां की वहां। लोग जो हिंदुस्तान में आए वो वहां हजारों एकड़ जमीन वहां छोड़कर आए, वो किसकी हो गई? वो मंदिर वहां छूट गए, वो किसके हो गए? तो सरकार की है पाकिस्तान। अरे भैया, तो लीगली तो यही बात है ना कि यहां भी वो भारत की जमीन है ना, वो मुसलमानों की जमीन है तो ये हिंदुओं की जमीन है, वो पाकिस्तान की है तो हिंदुस्तान की है। आपने नेहरू लियाकत समझौता 50 में किया और कहा कि आबादी जितनी बची है वहां की वहीं रह जाए। चलिए 1954 में जो नेहरू वक्फ बोर्ड बनाया उन्होंने,
लेकिन इसमें तो अब तक कुछ इस तरह का गड़बड़ नहीं हुआ कि जिसको कहा जाए कि जिस तरह के सवाल आज उठाए जा रहे हैं कि भाई वक्फ जिसको चाहे प्रॉपर्टी को वक्फ बाई यूजर के हिसाब से उसको अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है, या फिर बिना किसी कागज को दिखाए अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है, और सरकारों को दखल नहीं है, अदालत का दखल नहीं है। क्या वो नेहरू के इस वक्फ बोर्ड एक्ट में कतई नहीं था। कब आया? पहले तो उस वक्फ बोर्ड जो बना उसको समझना पड़ेगा ना। सवाल यह है कि जो संपत्तियां यहां पर हैं और उस पर स्ट्रक्चर खड़े हैं, वो संपत्तियों का डिस्पोजल कैसे होगा? उन संपत्तियों को डिस्पोज करना है, पाकिस्तान में भी करना है, हिंदुस्तान में भी करना है, क्योंकि अब ये लीगली भारत सरकार की संपत्तियां हैं, लीगली वो पाकिस्तान सरकार की संपत्तियां हैं। लीगली भारत की संपत्तियों के लिए एक बोर्ड बनाना था। आप उसको इवेक्यू बोर्ड भी कह सकते थे, आप उसको रिमेनिंग प्रॉपर्टियां भी कह सकते थे, आप उसको एक्सट्रैक्टेड प्रॉपर्टियां भी कह सकते थे, कुछ भी नाम दे लेते और उसका एक बोर्ड बनाते कि भाई ये एक बोर्ड है जो इन सार्वजनिक संपत्तियों का हिसाब रखेगी, क्योंकि आप एवे नहीं छोड़ सकते कोई संपत्ति को। एवे छोड़ दोगे तो लोग घुस जाएंगे उसमें, फिर आबादी हटाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसके मैनेजमेंट सरकार को करना था। सरकार ने एक बोर्ड बनाया कि हम इस बोर्ड के माध्यम से करेंगे। हर एक डिपार्टमेंट का एक संपत्ति विभाग होता है। मिलिट्री का संपत्ति विभाग है, सरकार का संपत्ति विभाग है। ये जो सरकार की सरकारी गाड़ियों पे जिसमें मंत्री घूमते हैं उसको राज्य संपदा लिखा होता है। राज्य संपदा विभाग है, उसका एक मिनिस्टर होता है। बहुत ज्यादा प्रदेशों में जाएंगे तो वो मुख्यमंत्री उसका कस्टोडियन होता है, लेकिन वो राज्य है। राज्य की संपत्ति मैनेज करने के लिए एक संपत्ति विभाग है। तो नेहरू जी संपत्ति विभाग, जो पाकिस्तान चले गए सार्वजनिक संपत्तियां थी, वो संपत्ति विभाग को उन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया, उसका केवल नाम वक्फ रखा। यानी वक्फ को उसमें आप कह रहे हैं कि वक्फी बोर्ड होना चाहिए था, उसको वक्फ जोड़ के उसको विवादित कर दिया। और नेहरू जी की ये महानता कह लीजिए कि उनको लगा कि जो लोग वहां चले गए वो 10,40,000 किलोमीटर वहां भी नई मिल गई, फ्रेश, इन्हीं प्रॉपर्टियों के एवज में। जो वहां प्रॉपर्टी मिली किसके एवज में मिली? वो इन्हीं संपत्तियों के एवज में वहां संपत्ति मिली। और यहां पर भी 10 लाख संपत्तियां निकल आई। इसका मतलब यह हो गया कि जो लोग पाकिस्तान गए वो वहां फ्रेश संपत्तियां ले गए और यहां की संपत्तियां भी इस्लामिक ही बनी रही। तो फिर हमें बताइए कि पार्टीशन का मतलब क्या है? 10,40,000 किस एवज में दी, किस मद में दी? भाई कोई आप कंसिडरेशन तो मुझसे करेंगे ना, आप मुझसे कुछ ले रहे हो तो कुछ देंगे ना। भाई मेरा पार्टीशन दो भाइयों का अगर हो रहा है तो कुछ हम लेंगे कुछ वो लेंगे। किस मद में? 10,40,000 का हिसाब बताओ किस मद में गई? हाँ, लेकिन मानवीय इतिहास में क्या इस तरह के गणित से काम चलेगा? भैया यही गणित है। पार्टीशन हुआ, आपको अपना घर मिला, मेरे को मेरा घर मिला। मेरे छोटे भाई ने मेरे से कहा कि भैया एक कमरा मुझे दे दो बाहर, मैं कुछ दिन यहां रहना चाहता हूं। हमने कहा तुम मेरे भाई हो, सगे भाई हो, रह लो कमरे में, क्या है यार, अपना ही है। इस पार्टीशन का क्या परिणाम है, का क्या मतलब है? छोटे भाई की आबादी हो गई, उसके बच्चे हो गए उसी में। अब छोटे भाई के बच्चे मेरे बच्चों से कह रहे हैं कि ये तो मेरे बाप का था, मैंने चुना था यहां रहना। मैंने क्यों चुना था यहां रहना? क्योंकि तुम्हारे बाप ने अनुमति दी थी। तुम्हारे बाप ने अनुमति ही क्यों दी थी इस कमरे में रहने के लिए? अब ये मेरा है और यही मेरा नहीं है, जो तुम्हारा वाला है वो भी मेरा है। क्योंकि मेरी आबादी बढ़ रही है, हम जाएं कहां? हम तो तुम्हारे घर में रहेंगे। तुम 2 बच्चे पैदा कर रहे हो, हम 14, तो कहीं तो रहने की जगह देखो। बाप दादों की जमीन है, बंटवारा हुआ, ये वो विषय है। खैर, हम लोग भटक रहे हैं। विषय ये है कि सरकारी संपत्तियों को मैनेज करने के लिए सरकार को एक संपदा विभाग बनाना था। उसने वक्फ बोर्ड बनाया, उसका नाम वक्फ बोर्ड रखा, और जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ उसमें मुसलमानों को ही रख दिया। इसलिए रख दिया क्योंकि माइनॉरिटी यहां पर रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाए थे और माइनॉरिटी को यहां रोका गया था। तो कहीं माइनॉरिटी को कोई असुविधा ना हो जाए, मेरे रिश्तेदार हैं, अतिथि है, अतिथि घर में आया है, उसको कोई समस्या ना हो, इसलिए सारे दरवाजे खोले थे। लेकिन अतिथि ने कहा जितने दरवाजे खोले थे वो सब मेरे बाप के हैं।
जिसको जाना था पाकिस्तान, उसको यहां रहने की अनुमति दी। उसने कहा कि जो यहां प्रॉपर्टियां हैं वो भी मेरी हैं। अच्छा, सरकार ने वक्फ बोर्ड बना दिया और कहा तुम ही मैनेज करो। अब वो उनकी पर्सनल क्लेम हो गया। आज जो संपत्ति है वो सब संपत्तियां इवैक्यूए जो यहां से गए उनकी छोड़ी संपत्ति तो नहीं है, यहाँ के लोग जो यहाँ पे रहे उनकी संपत्ति भी तो उसमें शामिल है। भैया मेरी बात सुनो, यहां जो रहे उनको क्या यहां संपत्ति का अधिकार था? संपत्ति तो पाकिस्तान चली गई सारी भैया, 10,40,000 तो वहां चली गई और किसी ने रोका नहीं था। यहां आपको जाना था, आपको सिंपैथी वश यहां रोक लिया सरकार ने। हाँ लेकिन नेहरू जी ने तय कर लिया कि अब आप यहीं रहेंगे। अब दूसरी बात, क्या करें? अब आपकी बात, तो आपकी जो व्यक्तिगत संपत्तियां हैं उन पर तो आप बच सकते हो, लेकिन जो सार्वजनिक सरकार की संपत्तियां वो कैसे हो जाएंगी आपकी? भाई व्यक्तिगत संपत्ति जिस घर में रह रहे थे आपका है, हमने मान लिया क्योंकि हमने आपको रोका है तो आप उस कमरे में रह सकते हो, लेकिन आप कह रहे हो कि बाहर वाला भी मेरा है जो खाली पड़ा है, क्योंकि हमारे जिन्ना रहते थे इसमें, जिन्ना साहब यहां रहते थे और वो कायदे आजम थे और वो वहां चले गए, तो क्या वो संपत्ति तो है उनका जिन्ना हाउस? कमाल की बात करते हैं। नहीं, मैं यहां पर एक चीज स्पष्ट जानना चाहता हूं। आज वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो और चाहे वो काउंसिल हो, सेंट्रल काउंसिल हो, क्या इनके नियंत्रण में सिर्फ वही संपत्तियां हैं क्या जो कि सार्वजनिक संपत्ति 1947 के बंटवारे के बाद बनी? आप समझिए, भारत कब बना? मैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से बोल रहा हूं, वो क्या दुहाई दे रहे हैं? 1947 संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। पार्टीशन तो हो गया सो हो गया, संविधान ने अधिकार दे दिया ना। तुम बड़े भाई थे, तुमने संविधान बनाया, अधिकार दे दिया। और भारत का पिता कौन है? गांधी। तो नया भारत हो गया। पिता जब पैदा हुआ तभी तो भारत पैदा हुआ। अरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत लाखों साल पुराना है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनके शब्दों में, नेहरू जी के शब्दों में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और भारत का जो शास्त्र है वो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना? अब कॉन्स्टिट्यूशन और पिता के आने के बाद जो संपत्तियां अर्जित की होंगी वही तो वक्फ बनाओगे। नहीं समझे? अरे नया देश बन गया, नया पाकिस्तान बन गया। जो पुराना वाला था सिस्टम, मुगलों ने और अरबों ने और फलानों ने दिमागों ने, उसका तो पाकिस्तान बना भैया। अब जो बचा वो क्या बचा? वो बचे गांधी जी, वो बचा संविधान। तो गांधी और संविधान के बाद जो संपत्तियां अर्जित करके वक्फ में डाली वही तो लोगे। फिर देखिए, कंफ्यूज मत होइए, वो संपत्तियां जो थी वो पाकिस्तान चली गई, उसका तो उड़ान हो गया। कभी चकबंदी का कोई हिसाब देखा है? चकबंदी, कंसोलिडेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। कंसोलिडेशन ऑफ प्रॉपर्टीज में क्या होता है? जैसे मेरी 10 गांव में संपत्ति मैंने 10 साल में खरीद ली, 10 साल में सरकार एक बार कंसोलिडेशन करके एक जगह सारी संपत्ति हमको दे देती है। जो मैंने खेत खरीदे थे वो सब वहीं छोड़ देती है, वो किसी और को दे देती है। ये कंसोलिडेशन ऑफ प्रॉपर्टीज था, कंसोलिडेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मुस्लिम्स, कंसोलिडेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ हिंदूज। कंसोलिडेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मुस्लिम इज कंसोलिडेशन इन द पाकिस्तान। वहां चकबंदी करके सारा वहां दे दिया एक जगह पर, और जो यहां बचा वो यहां वालों को दे दिया। अब जो यहां से संपत्ति वहां चली गई, मेरे पड़ोस वाले गांव से मेरी संपत्ति मुझे यहां भी मिल गई और वहां वाले खेत पर भी मेरा कब्जा रहेगा, क्योंकि मेरे बाप दादे उसको जोतते थे। और कानूनन आपको यहां संपत्ति मिल गई, इस गांव में आपकी यहां 5 बीघा थी, 7 बीघा हो गई, और वहां जो 2 बीघा आई वहां से उठकर वो कह रहे हो वो तो मेरे बाप दादे जोतते थे। कैसे हो सकता है साहब कि 7 बीघा ये भी ले लोगे, 2 बीघा वो भी ले लोगे? आपकी 5 बीघा का हिस्सा था, आप कैसे ले लोगे 9 बीघा? आपकी प्रॉपर्टी 10,40,000 किलोमीटर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान चली गई, और यहां से उड़कर चली गई वहां, यहां की एवज में वहां दे दी, और यहां पर बाप दादों की संपत्ति बनी रहेगी। और यहां कह रहे हो कि भाई हम पुराना मानते नहीं है, हम तो ये मानते हैं कि गांधी जी से शुरू हो रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन यहां का शास्त्र है, बाकी तुम्हारे वेद पुराण अपने घर में रखो, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। आप बताओ चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर क्या था, आपका अशोक के टाइम पर क्या था, आपको कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पर क्या था, आपको गुप्तों के समय पर क्या था? कह रहे उनसे क्या मतलब है? संविधान कल बना, इससे बात करो ना। तो हम संविधान से बात कर रहे हैं। अब हम संविधान से यह पूछ रहे हैं कि जो संविधान के बाद संपत्तियां तुमने खरीदी, उनको वक्फ में दिया, वही तो प्रॉपर्टी वक्फ को दोगे।
कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की संपत्ति भी वक्फ में दे दोगे, अकबर की संपत्ति भी वक्फ में दे दोगे, औरंगजेब के समय की संपत्ति भी वक्फ में दे दोगे, फिर 10,40,000 किलोमीटर का पाकिस्तान क्यों? नहीं, ये तो सरकार के नियंत्रण में है ना। सरकार के नियंत्रण में है, यही तो समस्या है कि सरकार कह रही है कि इसका जो बोर्ड बनेगा उसमें हम 2 नॉन मुस्लिम डालेंगे। कह रहे कैसे डाल सकते हो? सरकार का नियंत्रण क्यों है? सवाल तो यही है कि सरकार आपने जो कैरेक्टराइजेशन बोर्ड का किया 1954 में जो बना वो डिफरेंट है। आज की उसमें वक्फ बोर्ड की ये जो पेरिफेरी क्रिएट होती है वो नहीं है। आप आज जो वक्फ बोर्ड है उसकी परिभाषा तो कुछ और ही है। आज वक्फ बोर्ड 2013, आज का वक्फ बोर्ड 1995, 1954 वाला वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है? 1954 वक्फ बोर्ड का मतलब है भारत सरकार मैनेज करने के लिए एक बोर्ड बना रही है, उस बोर्ड में एक सीईओ बिठा रही, उस बोर्ड में समय के साथ समझ में आता है सरकारों को कि ये जो संपत्ति है, वक्फ का मतलब है कि समाज, उस मुस्लिम समाज के लिए उस संपत्ति का उपयोग हो, सदुपयोग हो। तो समझ में आया होगा 1995 तक आते आते कि भाई देखिए इसमें कुछ अनोमली रह गई है, इसको ठीक करते हैं। उन्होंने संशोधन किया। संशोधन करने के बाद 1995 में एक ट्रिब्यूनल बना दिया, बोले कोर्ट का दायरा भी बाहर। उससे पहले क्या था, कोई अगर वक्फ बोर्ड में संपत्ति चढ़ जाती थी, मुस्लिम की ही संपत्ति चढ़ गई तो हम मुकदमा लड़ लेते थे कोर्ट में। 95 में उन्होंने कह दिया अब कोर्ट नहीं जाएगा, अब तो ट्रिब्यूनल करेगा। और ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन क्या, उसमें भी मुसलमान बिठा दिया। यानी कि अब डिस्प्यूट कोर्ट में नहीं जाएगा। डिस्प्यूट वो रिलीजियस प्रॉपर्टी का था ही नहीं, डिस्प्यूट तो प्रॉपर्टी का था कि ये प्रॉपर्टी है, ये मेरी है कि आपकी है। आप बोर्ड हैं, आप इंडिविजुअल हैं, आप कोई मुसलमान हैं, आप कोई हिंदू हैं, आप कोई वक्फ हैं, आप कोई मंदिर हैं, आप कोई ट्रस्ट हैं, जो भी हैं, ये प्रॉपर्टी किसकी, इस बात का डिस्प्यूट है। इसमें रिलीजन कैसे घुस गया? तो सरकार को लगा कि इसका इस्तेमाल, चलिए इस्तेमाल मुसलमानों के वेलफेयर के लिए होना चाहिए। आर्टिकल 29 है, 30 है। हम यही तो कह रहे हैं भैया कि आज की सरकार को भी तो यही लग रहा है कि इसका इस्तेमाल मुसलमानों के वेलफेयर के लिए होना चाहिए, वक्फ बोर्ड के लिए नहीं, वक्फ बोर्ड के मेंबरान के लिए नहीं, मुतवल्लियों के लिए केवल नहीं। यानी कि जो बैठ गया संपत्ति पर वो बंदर बांट करेगा क्योंकि उसको बिठा दिया। ये वैसा प्रकरण है। फर्स्ट बंटवार के बाद एक डिपार्टमेंट बना, जब लीग ऑफ नेशन बना तो एक डिपार्टमेंट बना लीग ऑफ नेशन में, ये ट्रस्टीशिप काउंसिल। साउथ अफ्रीका को नाइजीरिया का दे दिया गया कि भाई तुम एडमिनिस्ट्रेशन करो, जब तक यहां कोई बाइबल अथॉरिटी नहीं बैठ जाती, जब तक यहां कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी तैयार नहीं हो जाती, तब तक तुम प्रशासन करोगे। ट्रस्टीशिप काउंसिल ने कहा, क्योंकि वहां कोई बाइबल अथॉरिटी नहीं थी। साउथ अफ्रीका बैठ गया। साउथ अफ्रीका सेकंड बंटवार हो गया। साउथ अफ्रीका उस पर बैठा था। साउथ अफ्रीका ने कहा नाइजीरिया मेरा है। सेकंड बंटवार के बाद नाइजीरिया के लोगों ने कहना शुरू किया कि भैया संपत्ति हमारी छोड़ो। समझौता तो ये था। साउथ अफ्रीका ने कहा कौन सा समझौता, पिछले 60 साल से 50 साल से हम बैठे। यूएनओ में केस गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा तुम केवल कस्टोडियन थे, ट्रस्टीशिप थे, वो भी ट्रस्टीशिप काउंसिल ने तुमको बिठाया था इसलिए तुम्हारी संपत्ति नहीं है। फिर भी उन्होंने काम नहीं छोड़ेंगे। तब ये हुआ कि शांति सेनाएं भेजेंगे, तब प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी, तब नाइजीरिया आजाद हुआ। ये वैसे ही है कि आपने कस्टडी के लिए उसको बिठा दिया, अब वो कह रहा हम छोड़ेंगे ही नहीं। सरकार मैनेज कैसे कर सकती, मैं मैनेज करूंगा। सरकार ने मुझे बिठाया, होगा, आज मैं इस पर बैठा हूं इसलिए मैं इसका मालिक हूं। नहीं, यूजर मालिक नहीं है, वो तो यूजर को तो ऑटोनोमस बनाया है ना भारत सरकार ने। तो यूजर नहीं, यूजर अलग चीज है। 3 स्टेक होल्डर हैं वक्फ में। एक है वाकिफ जिसने बनाई, दूसरा है वो मुतवल्ली जो उसका मैनेजर है, और तीसरा है यूजर जिसके लिए बनाई गई। तो जिसके लिए बनाई गई उसको मिल क्या रहा उसमें, मुतवल्ली बैठ गया भैया, और जो वाकिफ था वो पाकिस्तान चला गया। मुतवल्ली तय करेगा आपस में, समाज का अंदर माल की बात करते हैं। फिर अपनी पत्नी की हत्या करके मुकदमा नहीं लड़ना है क्या, क्योंकि वो तय करेगा, उसकी पत्नी है, मार डाले तो क्या हुआ, गर्भ में बच्चा गिरा देगा और ये कहेगा मेरा बच्चा मैं जिंदा रखूं या मार दूं। ये कैसा हुआ है? समाज की ही आवाज पर, मुस्लिम समाज की आवाज पर 2013 में ऑटोनोमस बना दिया, और लगभग 12-13 साल बाद उसको फिर से चेंज। ऐसे तो सरकारें चेंज करती रहेंगी कानूनों को। तो एक
जो ट्रस्ट डेफिसिट है मुस्लिम समाज में और मोदी सरकार के बीच में, वो ऐसे तो बढ़ेगा भैया। ट्रस्ट डिफिसिट या ट्रस्ट आप क्या सब घर लुटाकर करोगे? मैं ट्रस्ट मेरे घर में कोई आदमी घुसा, बाहर वाले कमरे में घुसा था, पूरे घर में घुसेगा और कहेगा कि भैया मुझ पर ट्रस्ट करो, और जब मैं कहूंगा अपने कमरे में रहो, अपने दायरे में रहो, तो कहेगा मेरी तुम्हारी भाई विश्वास बहाल नहीं हो पा रहा, मुझे तो तुम्हारा किचन चाहिए। ये कैसा ट्रस्ट है? अरे इंसाफ होता है। सरकारें इसलिए बैठती हैं कि वो सही कर सकें, सरकारें इसलिए बैठती नहीं कि गलत करें। 2013 में जाते जाते सरकार को यह लग रहा था मनमोहन सिंह जी की कि वो चुनाव हार रहे हैं, मुस्लिम वोट सारा उनकी तरफ आ जाए, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया था कि वोट मिल जाए। ये तुष्टीकरण था, ये इंसाफ था ही नहीं। लेकिन तुष्टीकरण जो हो गया और आपको कुछ किसी दूसरे का मोबाइल फोन दे दिया, अब आप कह रहे हो जो जिसका है वो कह रहा है भैया ये गलत दे दिया था उन्होंने, कह रहे ऐसे कैसे गलत दे दिया, तब तो मेरा हो गया, ऐसे कैसे होगा? कानून इसलिए बनते हैं गलत करने वाले के ऊपर मुकदमा हो और उसको जेल भेजा जाए। कानून इसलिए नहीं बनते कि किसी को संतुष्ट करना है। अगर संतुष्ट करना ही कानून का काम होता, कोर्ट का काम होता, तो कोई मुलजिम जेल जा ही नहीं सकता। कहेगा मेरा आप पे विश्वास ही नहीं है, जज साहब पे, क्योंकि हमें मालूम है तुम जेल भेज दोगे। तो इंसाफ किसको कहोगे? सरकार किसको कहोगे? किस लिए सरकार बैठती है? ये पूरा जो आपने हायरार्की बिठाई रखी है, लाखों कर्मचारी नौकरी पाने के लिए परेशान है, हिंदुस्तान में पैदा होने वाला बच्चा, ये किस लिए बैठेगा? ये चुनाव किस लिए? ये संसद किस लिए? ये कोर्ट किस लिए? लेकिन एक इस्लामिक संस्था में गैर मुस्लिम को सदस्य बना देना। इस्लामिक संस्था कहां भैया? संस्था में नहीं बना रहा। आप अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाए हो, ये आपका अपना है, आपके बाप की बपौती है, मर्जी उसको रखो। ये बोर्ड तो सरकार का है। लेकिन क्या सिर्फ मुस्लिम सदस्यों में रखा जा सकता? क्यों? मुझे बताओ क्या कारण है? नहीं, मुस्लिम हमारी संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है, सरकार कैसे मैनेज कर रही है वो सरकार तय करेगी। संपत्ति ही आपकी नहीं है। संपत्ति आपकी है कहां? आप बताओ ना। आप बताइए 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद संपत्ति पर आपका लीगली अधिकार रहा था कि नहीं? कैसे आपका अधिकार हो गया लीगल? सवाल ये नहीं है जो आप पूछ रहे हो, सवाल इसका दूसरा है। सवाल इसका यह है कि अब हम 25 करोड़ हैं, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, हिंदुस्तान को फतेह करने के लिए जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, अब हमारी आबादी हो गई है, सारा हिंदुस्तान हमारा है, तुम वक्त की इतनी सी संपत्तियां कैसे वापस ले सकते हो? हम तो पूरा हिंदुस्तान लेने के लिए बैठे हैं। सवाल वहां है। एक और बड़ा सवाल इसमें उठाया जा रहा है कि भाई अगर आप वक्फ में गैर मुस्लिम रखते हो, तो क्या आप किसी हिंदू या किसी सिख संस्था में वहाँ भी गैर हिंदू या गैर सिख सदस्य रख सकते हो? इसका जवाब देना चाहिए इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड को पाकिस्तान में, कि जो हिंदू वहां संपत्तियां छोड़कर आए थे, जो वहां मंदिर छोड़कर आए थे, जो वहां गुरुद्वारे छोड़कर आए थे, उसमें कितने हिंदू और कितने सिख हैं? वो तो इस्लामिक राष्ट्र है। वो इस्लामिक राष्ट्र है और ये खैरात की जमीन है। कमाल की बात है, बंटवारा हुआ, बंटवारे में जमीन दे दी, जमीन देने के बाद सवाल ये पैदा होना चाहिए था कि पाकिस्तान सरकार का बोर्ड मुसलमानों से भरा क्यों है, उसमें हिंदू क्यों नहीं? क्योंकि वही संपत्तियों के एवज में ये संपत्ति यहां पर है। तो बोर्ड बनना था वहां, बन गया यहां। अगर उन्होंने नहीं बनाया था तो इन्होंने क्यों बनाया? और बोर्ड सरकार की संपत्ति सरकार कैसे मैनेज करेगी यार? सरकार कह रही कि हम एक उर्दू विद्यालय बनाएंगे, बना दिया। आपको मालूम है तुषार मेहता साहब ने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा? उन्होंने कहा साहब आप 3 जजेस की बेंच बैठी है, इसमें मुसलमान क्यों नहीं है? इसी प्रश्न पर जो आप पूछ रहे हो, उन्होंने कहा व्हाई नॉट देयर इज अ मुस्लिम इन दिस बोर्ड, इन दिस बेंच, बिकॉज दे विल डिमांड दैट देयर मस्ट बी मुस्लिम जजेस, because this is my matter and you have to decide, it has to be decided by the Muslims only. How a Hindu can decide it? अभी सुनवाई में कह दिया, क्या कहना पड़ा चीफ जस्टिस को मालूम है? उन्होंने कहा सुनिए मिस्टर, हम यहां बैठने के बाद सेकुलर हो जाते हैं, हमारे रिलीजन हमारे घर रह जाते हैं, और हम यहां पार्टियों के मैटर के आधार पर बोलते हैं, हम फाइलों के आधार पर बोलते हैं, हम यहां हिंदू या मुसलमान बोलते ही नहीं है। चलिए हमने तो ये बोर्ड, जो बोर्ड जिसमें कहा जा रहा है इसमें हिंदू क्यों डाल दिए, फिर तो कल सवाल यह आएगा कि भाई केंद्र में सरकार जो बैठी है मुसलमानों के लिए ये कानून कैसे संसद पास कर सकती है? उसके लिए अलग मुस्लिम बोर्ड चाहिए, उसके लिए अलग मुस्लिम
सिस्टम चाहिए, अलग मुस्लिम अदालतें चाहिए, अलग मुस्लिम डॉक्टर चाहिए, अलग मुस्लिम इंजीनियर चाहिए, अलग मुस्लिम सड़कें चाहिए, सब स्वीकार करेंगे। चलिए, सरकार का बोर्ड है, सरकारी संपत्ति है, ये बताइए कि वो लोग भी सरकारी थे, गैर मुस्लिम भी आपने सदस्य बना दिया, फिर उसके बावजूद भी जो तमाम उस पे एक आदमी बिठा दिया वो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये इसमें क्यों करना पड़ा कि आप अपने ही तंत्र पे विश्वास? नहीं, ये विषय ही दूसरा है, दोनों मिक्स कर रहे हैं। भाई सरकारी संपत्ति वक्फ बोर्ड ने कहा हमारी है। अब बताइए सरकार का कौन सा आदमी ये जांच करेगा कि ये संपत्ति मेरी है या आपकी है? रिकॉर्ड किसके पास है? कस्टोडियन कौन है? डिस्ट्रिक्ट वाइज तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होता है जो डिस्ट्रिक्ट की सारी प्रॉपर्टियों का रिकॉर्ड रखता है। उसकी अदालत होती है बाकायदा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अदालत होती है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो जजमेंट है वो उनके बोर्ड से डिसाइड होते होते हाई कोर्ट डिसाइड होता है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है कि, और उसको लीगल अथेंटिसिटी उतनी ही है जितनी की कोर्ट को है। तो आप ये कह रहे हो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैठ नहीं सकता, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जांच नहीं कर सकता, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑर्डर नहीं कर सकता। कल आप कहोगे हाई कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकता। कल आप कहोगे किसी बोर्ड में, ये जो रेवेन्यू बोर्ड बैठा है इसमें मुस्लिम प्रॉपर्टी का डिसीजन मुस्लिम क्यों नहीं कर रहा है, हमें अलग मुस्लिम बोर्ड चाहिए। सवाल तो यही है कि कस्टोडियन है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, म्यूटेशन करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, रिकॉर्ड मेंटेन करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सरकारी संपत्तियों का कस्टोडियन है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और आप कह रहे हो सरकारी संपत्ति हमने कब्जा कर ली है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन? ये तो इस्लामिक स्ट्रक्चर है, कहां का ये न्याय है? और वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। और इसीलिए तुषार मेहता साहब ने एक लाइन में कहा, सरकार ने एक लाइन में कहा कि अब 3 लोग बैठे हैं, ये मुसलमानों का बोर्ड क्यों नहीं, बेंच क्यों नहीं? इनका सवाल यही है। आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 29 और 30 जो किसी भी धार्मिक संस्था के बनाने, उसके प्रचार प्रसार की जो अधिकार दिया गया है, जो स्वतंत्रता दी गई है, उस एम्बिट में वक्फ बोर्ड शामिल नहीं। कैसे हो जाएगा? संपत्ति सरकारी है। भाई मैंने 47 के बाद प्रॉपर्टी खरीदी और वक्फ को दी, अपनी सारी संपत्ति वक्फ को दे दी, किसी को कोई समस्या नहीं। उस प्रॉपर्टी को मैनेज करवाइए, मर्जी हो वैसे करवाइए, आर्टिकल 29 30 लागू होता है वहां। लेकिन सरकारी संपत्ति पर 29 कैसे लागू हो जाएगा? मेरे बाप दादों की संपत्ति किसी मुसलमान ने कब्जा कर ली, कैसे 29 लागू हो जाएगा? आप मुझे बताइए ना कि संपत्ति पर कैसे लागू होगा? बोर्ड पर लागू होगा, इंस्टीट्यूशन पर लागू होगा, आपकी अपने इंस्टीट्यूशन पर लागू होगा। मेरी संपत्ति पर 29 कैसे लागू हो जाएगा? सरकार की संपत्ति पर 29 कैसे लागू हो जाएगा? लेकिन ऐसे देखें तब तो संशोधन भी नाकाफी। मैं कह रहा हूं ये संशोधन है ही नहीं। तब तो इसको आप बैक टू 1953 की स्थिति में जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा होते समय ये बात निकल कर आनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी आई कहां से, ये प्रॉपर्टी पार्टीशन, बिना पार्टीशन के इस पर कैसे डिस्कशन हो सकता है? क्योंकि 10,40,000 किलोमीटर संपत्ति वापस चाहिए हमें, तब ये देंगे हम मुसलमानों को। जब तक वो वापस नहीं मिलेगी कैसे दे देंगे? आपने मेरे से पैसे लिए और आपने मुझे एक प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट आप वापस मांग रहे हो, पैसे वापस देना नहीं चाहते, कैसे हो जाएगा? मेरा घर ले लिया और अपना घर हमको दे दिया, और अब अपने घर में आप रहना चाहते हो और मेरा घर भी वापस नहीं देना चाहते, कैसे हो जाएगा भैया? इसलिए मूल जड़ को समझिए, यह पूरा विवाद ही निराधार है। यह तो अब केवल शक्ति प्रदर्शन है कि हम में ताकत है, तुम हो 80 करोड़, 100 करोड़, 110 करोड़, तुम हो 80%, लेकिन हम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी जबरदस्ती है, मेरी लाठी मेरी भैंस। यही तो हुआ था सर पाकिस्तान बनते समय। पाकिस्तान में क्या हुआ? डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या था? जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन क्या था? 16 अगस्त 1946 क्या था? ये सड़क पे ताकत, ये था कि हम में ताकत है तो हम पाकिस्तान ले लेंगे। कत्लेआम शुरू कर दिया, कांग्रेस ने कहा ले जाओ भैया। ये कह रहे हैं कि हम कत्लेआम शुरू कर देंगे और सरकार कहे ले जाओ भैया। ये नेहरू की सरकार नहीं है इस समय, याद रखिएगा। ये सरकार मोदी जी की सरकार है, ये सही करने आई है। गलत होने नहीं देंगे, लेकिन गलत करने भी नहीं देंगे। मैं तो कहता हूं कि सरकार ने इन लोगों को मोदी सरकार का धन्यवाद कहना चाहिए।
पैर धो धो के पीने चाहिए कि सरकारी संपत्ति को मुस्लिम वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं। वो जो मेरी संपत्ति है, जो 100 करोड़ हिंदुओं की संपत्ति है, जो हम वहां से छोड़ कर आए थे पाकिस्तान में, जो हम छोड़ कर आए थे बांग्लादेश में, वो संपत्ति मेरी है। ये भैया सरकार आपको मैनेज करने के लिए दे रही है तो आपके वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर रही है। पैर धो धो के पीजिए, नहीं तो आपके वेलफेयर का फंड कहां से आना चाहिए था? वहां जहां पाकिस्तान में आपको संपत्ति मिल गई, वहां से आना चाहिए था। बहरहाल ये विषय आपने तो एक अलग ही धारा पे आप पर लेके चले गए, यानी इसको अभी समझना बाकी है, तो हम इसको अगले पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ये विषय आया है तो क्या क्या लीगल आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, और उस सुप्रीम कोर्ट की उस बहस में क्या 1954 का इवैक्यूएशन बोर्ड वाला जो पॉइंट आपने कहा है, क्या ये भी बहस में शामिल होगा? तो किस तरह का स्थिति, किस तरह की बहस 5 मई को होगी, उस पर बात करेंगे हम अगले पार्ट में। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।